एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ कक्षा 6 के भूगोल के अध्याय 5 का ये पहला पहला भाग है। इसमें जिसका नाम है, इस अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर परिमंडल किसे कहते हैं। तो मंडल मंडल मतलब होता है समूह, और परि मतलब होता है कि विभिन्न तथ्यों का, तो विभिन्न तथ्यों का समूह या विभिन्न घटकों का समूह, महत्वपूर्ण पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों का समूह जो होता है उसे हम सम्मिलित रूप से परिमंडल कह देते हैं। तो आइए हम इस अध्याय की शुरुआत करें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने पहले अध्याय में क्या पढ़ा है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव जहाँ जीवित रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, क्या है जीवन के लिए आवश्यक तत्व? भूमि, जल तथा हवा, ये तीनों ही चीज़ पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। अब ये 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो भूमि, जल तथा वायु। और ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ठंड में कोई कंबल अपने चारों तरफ लपेट लेता है, तो उसी तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु है, यानी कि गैसें हैं, हवा है, तो गैस की जो परतें हैं वो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरी हुई है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, उसी परत को, वायु के परत को वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी बहुत सारी गैसें जैसे आर्गन और भी बहुत सारी, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसें, मीथेन, ये सब सारी गैसें इसी वायुमंडल में पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के का वह बड़ा भाग जिस पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहा जाता है। और इसमें जल की सभी अवस्थाएं शामिल हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जल की 3 अवस्थाएं होती है, बर्फ, जल और जलवाष्प। अब इन सारी चीज़ों का जहाँ पे समावेश है उसी को जीव मंडल कहा जाता है। तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब आइए, अब इसमें हम जानते हैं भूमंडल के बारे में। अब आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो एक इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है इसमें उसको हम देखते हैं। ग्रीक भाषा में लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर 3 होता है। बायोस्फेयर तो लिथोस से बना है, लिथोस से बना है क्या? ये जो है लिथोस से बना है पत्थर। लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, तो लिथोस से बना है लिथोस्फेयर यानी। और एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, यानी कि वायु, और जिससे बना है एटमॉस्फेयर। और ह्यूडर का मतलब होता है जल, तो हाइड्रोस्फेयर। और बायोस का मतलब होता है जीवन। तो इस तरीके से और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग इस टॉपिक को जानते हैं, भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है। या भूपरपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है। भूपरपट्टी का मतलब, भू मतलब पृथ्वी, और परपट्टी का मतलब होता है ऊपरी सतह, ऊपरी परत, जो पतली परत होती है किसकी? चट्टानों और मिट्टी की से बनी हुई जो पतली परत होती है उसे भूपरपट्टी
यानी कि भूमंडल हम कहते हैं, जिसमें जीवों के लिए क्या मौजूद होता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, जो पृथ्वी का के सतह है वह दो मुख्य भागों में बटा हुआ है। दो मुख्य भाग क्या है, एक बड़ा स्थलीय भूभाग है जिसे हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और बड़े जलाशयों की महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी कि बड़े जलाशय हैं, यानी कि जल का भंडार है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए जरा हम इसको मानचित्र में देखते हैं, जरा इसमें ये देखिए अब यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए, ये है आपका प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर आप ये देखिए, प्रशांत महासागर इधर से ये आ गया, और ये किस में मिल गया, इधर यहाँ पे ये देखिए, ये मिल गया आपका यहाँ हिंद महासागर में, ये हिंद महासागर में है। और फिर ये हिंद महासागर यहाँ से आके ये आपका मिल गया अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक महासागर हिंद महासागर जो है ना इससे भी मिला हुआ है अंटार्कटिका से, यानी दक्षिणी महासागर से। और यहाँ पे फिर जो है ना ये अटलांटिक महासागर आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। और फिर इधर ये प्रशांत महासागर का ये भाग है, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर से मिल गया। तो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिए। तो पहला हो गया आपका प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया हिंद महासागर, और चौथा हो गया आपका दक्षिणी महासागर, यहाँ पे ये देखिए दक्षिणी महासागर, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से 5 ये महासागर हैं जो एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो समुद्री जल का जो तल यानी कि जो सतह होती है वो सभी जगह एक जैसी होती है, इसलिए किसी जगह की भी ऊंचाई जो है ना कहाँ से मानी जाती है, समुद्र तल से, क्योंकि उसे शून्य माना जाता है। और इसलिए आप जो है ना जगह जगह पे लिखे हुए देखे होंगे कि समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई है, समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई है। यानी कि समुद्र तल को शून्य माना जाता है और वहाँ से उसकी ऊंचाई को मापी जाती है। अब आगे देखिए, इसमें हम देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग है कहाँ, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में है मरियाना गर्त उसको कहते हैं, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। यानी कि लगभग कह सकते हो आप 2,000 मीटर जो है ना एवरेस्ट से अधिक गहराई है। सबसे ऊंचे भाग से भी अधिक हो सकती है, क्या कभी आपने इसकी कल्पना की है? कल्पना तो किसी ने नहीं की, लेकिन सच्चाई यह है कि मरियाना गर्त जो कि पृथ्वी की सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, उससे भी लगभग 2,000 मीटर अधिक गहरा है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक फैक्ट देखते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ये देखिए कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत का कौन था, तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई यानी कि 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, संयुक्त रूप से पहले व्यक्ति थे। और जापान के जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। पुरुष की अभी हमने बात किया, तो पुरुष में 2 है, एक है आपका न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी
और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो इस तरीके से हमने ये जाना। अब आगे का हम इसमें टॉपिक जानते हैं जो कि है महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा यानी कि बहुत बड़े जल के भंडार के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। और इस महाद्वीप का नाम क्या है? ये देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब देखिए ज़रा इसमें हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र आप देखते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो कि पीले रंग का आपको दिख रहा है, ये पूरा है एशिया। उसके बाद जाना आकार के अनुसार हम लोग देख रहे हैं अभी। उसके बाद आ जाता है अफ्रीका का नंबर। फिर उसके बाद है आपका उत्तर अमेरिका, फिर है आपका दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद है आपका क्या, ये ऑस्ट्रेलिया हम लोग इसको कह देते हैं लेकिन इसका रियल में नाम है ओशानिया। तो ये पूरा ओशानिया, ऑस्ट्रेलिया चूँकि एक देश है, ठीक है, ओशानिया। और उसके बाद है ये अंटार्कटिका और सबसे लास्ट में है आपका यूरोप। ये है यूरोप। तो इस तरीके से ये 7 महाद्वीप हैं। और ये कहाँ पे है? अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए कि इसका जो है ना अधिकतर स्थल भाग, अब चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आप ये देखिए यहाँ ये देख रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पे ये है आपका 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। और यहाँ से ये जो है ना ये यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन, ये आपका 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा। और यहाँ पे ये है मकर रेखा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये 0 डिग्री के जो भूमध्य रेखा है या विषुवत जिसको हम कहते हैं, तो उससे ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। तो इसमें देखिए ज़रा ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि जो अधिकांश स्थल है वो कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में तो उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले क्या है? बहुत कम है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एशिया का लगभग आप कह सकते हो 80% क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है। यूरोप पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। थोड़ा सा हिस्सा जो है ना, थोड़ा सा क्या, आधा लगभग जो है ना विषुवत जो है ना अफ्रीका को लगभग आधा भाग में बांटती है। आधा से अधिक जो है ना उत्तरी गोलार्ध में है। फिर उसके बाद उत्तर अमेरिका तो पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अधिकतर जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अब आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यानी कि पूरे क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं कि लगभग 100 है, तो 100 का 1/3 लगभग 33.33 जो है ना सिर्फ और सिर्फ एशिया का क्षेत्रफल होगा। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध यानी कि देशांतर के आधार पे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, जरा देखिए यहाँ, ये देखिए, ये देखिए कि ये वाला ये है आपका कर्क रेखा। तो कर्क रेखा देख रहे हैं आप, यहाँ से एशिया से गुजर रही है। ये देखिए ये डॉटेड लाइन जो आपको नज़र आ रही होगी वो कर्क रेखा है। तो इससे कर्क रेखा जो है ना गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यानी कि कह सकते हो कि एशिया और यूरोप का जो है ना प्राकृतिक बाउंड्री क्या है? तो यूराल पर्वत है। ज़रा देख लेते हैं हम इस मानचित्र में, मानचित्र को देखते चलते हैं। तो ये देखिए
यहाँ पे ये है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया और यूरोप को के बीच में एक बाउंड्री का काम करता है। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखिए। और यूरोप एवं एशिया के जो संयुक्त भाग होता है, यानी कि सम्मिलित भाग होता है, उसे हम यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अब उसके बाद है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। और अब देखिए जरा, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, ये देखिए, देखिए जरा, ये देखिए यूरोप है, और इसमें यहाँ पे ये देखिए जरा, भूमध्य सागर है, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है, और उत्तर में आर्कटिक सागर है, और इधर ये अटलांटिक महासागर है, और इसी में आल्प्स पर्वत है यूरोप में ही। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें जो है ना, इसके यूरोप के पूर्व में एशिया है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ ये देखिए, आगे अगर हम पढ़े तो आगे है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, जैसे कि मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये देखिए, अफ्रीका की बात अगर हम करते हैं तो अफ्रीका, ये देखिए, ये तीनों, ये हो गया आपका विषुवत वृत्त बीच में, और यहाँ पे हो गया मकर रेखा, विषुवत वृत्त, और ये हो गया आपका ये मकर रेखा, और ये कर्क रेखा ऊपर, और ये मकर रेखा, और बीच में है विषुवत वृत्त। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, और आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अब सॉरी, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे, हाँ, अब देखिए, ये विषुवत वृत्त भी अफ्रीका से गुजर रही है, और ये मकर रेखा भी, और सॉरी कर्क रेखा भी, और यहाँ पे ये मकर रेखा भी। तो ये अफ्रीका से तीनों ही वृत्त गुजरती है। एकमात्र यह ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों वृत्त गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कहाँ पे है, अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। देखिए, चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। इसको हम मानचित्र में जरा देखते हैं। ये देखिए, अफ्रीका के आपके दक्षिण में हो गया हिंद महासागर, पूर्व में भी हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और उत्तर में है भूमध्य सागर। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, सागर और महासागर से घिरा हुआ है। अब आगे की तरफ, आगे अगला अगर हम देखें तो इसी में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त किन किन भागों से गुजरती है, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर आप एटलस देखेंगे और बताएंगे कि कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है। फिर अगला प्रश्न है कि मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है। और फिर तीसरा प्रश्न है कि विषुवत वृत्त अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है। यह आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आप ने, इससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ते हैं। उसके बाद है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि पहला सबसे बड़ा क्या है, एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे है उत्तर अमेरिका। तो यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक बहुत ही छोटे स्थल से जुड़ा हुआ है।
जिसे पनामा स्थल संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? पनामा स्थल संधि। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए जरा कि ये है आपका, यह है उत्तर अमेरिका और यहाँ पे यह है दक्षिण अमेरिका, और इसके बीच में ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं, जहाँ पे ये तीर का निशान बना हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं पनामा स्थल संधि। और इसी तरीके से भारत की अगर बात करें तो भारत जो है ना, वो पाक जल संधि के से जो है ना श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है। अब जल संधि क्या होती है? तो जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है या स्थलों को भी कभी कभी जोड़ता है। अब आगे की बात करें तो पनामा स्थल संधि कहा जाता है। अब यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है, यानी कि अक्षांश के अनुसार यह उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के अनुसार यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागर से घिरा हुआ है। अब इन महासागरों के नाम बिल्कुल बता सकते हैं आप, देखिए जरा मानचित्र में देखेंगे तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। अब ये देखिए, यह आपका हो गया उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के उत्तर में हो गया आपका आर्कटिक महासागर, और पूरब में हो गया आपका अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में हो गया प्रशांत महासागर। तो इस तरीके से तीनों महासागर से घिरा हुआ है। और आगे की तरफ हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, जानते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं। तो पूर्व में है आपका अटलांटिक महासागर, और पूर्व में है आपका अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। जरा इसको भी हम मानचित्र में देखते हैं। तो मानचित्र में ये देखिए, ये है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो भाग ये देख रहे हैं, ये है एंडीज पर्वतमाला। अब आगे फिर से हम लोग देखते हैं, इसमें आगे हम लोग देखते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया विश्व का, हालांकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे एनसीईआरटी कभी कभी इस मामले में थोड़ा सा स्लो अपडेट करता है। ऑस्ट्रेलिया हालांकि कोई महाद्वीप होता ही नहीं है, ये जो है ना, अब ये ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है, ओशानिया है जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसलिए हम इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। उसके बाद अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडा स्थल है। तो बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, जैसे भारत के भी शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। तो इस तरीके से हमने जाना स्थल मंडल के बारे में, और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे जल मंडल के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ। कोविड अभी कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।